कहते हैं कि कोई भी युद्ध केवल जंग के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध इंसानों के दिमाग में भी लड़ा जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमें रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखने को मिल रही है। दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे पर इस तरह की रणनीतियां उपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में जानेंगे कि आखिर रूस द्वारा यूक्रेन पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, डर्टी बॉम्ब क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ की बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि रूस द्वारा यूक्रेन पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और दुनिया भर में इन आरोपों को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके अलावा डर्टी बॉम्ब क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। ये बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और क्या पहले भी कभी इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। हमारी जो खबर है आज की वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है What is a dirty bomb and why is Russia talking about one now? यानी सबसे पहले डर्टी बॉम्ब क्या होता है और मौजूदा समय में रूस इस पूरे बम को लेकर इतनी बात क्यों कर रहा है, इस पूरे बम को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है, इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि रूस द्वारा इस पूरे विषय को लेकर यूक्रेन पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से हमें रूस के कई बड़े शहरों में कई ऑफिशियल बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। रूस के कई बड़े लीडर्स द्वारा, कई बड़े ऑफिशियल्स द्वारा बयान जारी किए जा रहे हैं और इन तमाम बयानों में जो एक शब्द सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, वो शब्द है डर्टी बॉम्ब। इस पूरे बयानों में तमाम जो ऑफिशियल्स बयान जारी किए जा रहे हैं, तमाम जो सरकारी बयान जारी किए जा रहे हैं, इन तमाम बयानों में रूस की सरकार द्वारा यूक्रेन पर डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और तमाम जो अन्य बयान जारी किए गए हैं, उन बयानों की माने तो रूस द्वारा कहा गया है कि यूक्रेन में ऐसी 2 फैसिलिटीज मौजूद हैं, ऐसी 2 इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहां पर इस तरह की सामग्री है जिनका उपयोग डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ विशेष बात यह है कि रूस ने अपने आरोप में कहा है कि यूक्रेन इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल रूसी क्षेत्र में नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल खुद यूक्रेनियन क्षेत्र में करेगा, यानी यूक्रेन अपने ही क्षेत्र में डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति या कोई भी देश अपने ही क्षेत्र को बर्बाद क्यों करना चाहेगा। इसका जवाब भी रूस ने अपने बयान में दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपने ही क्षेत्र में इस तरह के बम का इस्तेमाल करेगा ताकि वो इस पूरी घटना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंपैथी प्राप्त कर सकेगा और इसके माध्यम से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के खिलाफ एक विरोधी अभियान चला सकेगा, जिसके माध्यम से जो देश मौजूदा समय में रूस के साथ खड़े हुए हैं वो देश रूस का साथ छोड़ देंगे और यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के तमाम जो आरोप लगाए गए हैं रूस द्वारा यूक्रेन पर, अब रूस द्वारा इस पूरे दावे को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, कितनी ज्यादा गंभीर है रूस इस पूरे दावे को लेकर, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अमेरिका के रक्षा सचिव से बात की और इस बात के दौरान उन्होंने बार बार डर्टी बॉम्ब का जिक्र किया और इसके लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री ने फ्रांस और ब्रिटेन के रक्षा सचिवों से भी बात की। इसके अलावा रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पूरे विषय को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से उठाया गया। तो जाहिर तौर पर रूस इस पूरे विषय को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। तो हमने आरोपों की बात की, अब आगे जान लेते हैं कि दुनिया भर के तमाम देशों द्वारा इस पूरे विषय को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। तो हम जानते हैं कि इस पूरे विषय में जो भी तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस और रूस, यूक्रेन, इन तमाम स्टेक होल्डर्स में रूस को छोड़कर अन्य सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, इन सभी हितधारकों ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने रूस के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है।
इन तमाम स्टेक होल्डर्स का कहना है कि रूस इस तरह के बयानों के माध्यम से झूठे दावे गढ़ने की कोशिश कर रहा है, झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूक्रेन ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कहा है। तो यूक्रेन ने स्पष्ट तौर पर इस तरह के आरोपों को गलत बताया है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी अपने देश पे आमंत्रित किया है, ताकि वो वहां पर आकर उन तमाम फैसिलिटीज की जांच कर सके जिन पर इस तरह के बॉम्ब बनाने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन के अलावा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने इस पूरे विषय को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है और इस संयुक्त बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रूस इस पूरी गतिविधि के माध्यम से, इस तरह के आरोपों के माध्यम से इस युद्ध को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा है, एक अलग रूप देने की कोशिश कर रहा है। और रूस चाहता है कि इस तरह के आरोपों के जरिए जो पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को सहायता दी जा रही है उस सहायता को समाप्त किया जाए। लेकिन इन तमाम देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये देश जो यूक्रेन को सहायता प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो सैन्य सहायता हो या फिर आर्थिक सहायता हो, उस सहायता को बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा। तो ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। अब आगे बढ़ते हैं और डर्टी बॉम्ब क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो डर्टी बॉम्ब एक निक नेम है जिसे आधिकारिक तौर पर, तकनीकी तौर पर हम रेडियोलॉजिकल डिस्पर्शन डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो रेडियोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हवा में फैला दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमें इसके खतरनाक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ये जो पूरा बम है ये बहुत ही सामान्य तरीके का बम होता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके का बम होता है, लेकिन इसे जो विशेष बनाता है वो है इसके रेडियो एलिमेंट्स। इस तरह के बॉम्ब में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स शामिल होते हैं, तत्व शामिल होते हैं जो कि इसे विशेष बनाते हैं और बहुत ज्यादा गंभीर भी बनाते हैं। इस तरह के बॉम्ब को बनाया किस तरह से जाता है, तो इसको बनाने के लिए आप कोई भी एक नॉर्मल बॉम्ब ले सकते हैं, जैसे कि डायनामाइट, किसी भी आप नॉर्मल विस्फोट को ले सकते हैं। और यदि आप उस नॉर्मल बॉम्ब में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिला देंगे, कुछ रेडियो धर्मी तत्व मिला देंगे, तो वो बॉम्ब डर्टी बॉम्ब बन जाएगा और उस बॉम्ब के बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जब वो नॉर्मल बॉम्ब जैसे कि डायनामाइट, जब ये नॉर्मल बॉम्ब इसका विस्फोट होगा तो इसके विस्फोट के साथ ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हवा में फैल जाएंगे। और जब वो हवा में फैल जाएंगे तो इसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, वो लोग बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी विशेष बात यह होती है कि इस तरह के बॉम्ब से बहुत ज्यादा लोगों की मौत देखने को नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा लोग इस तरह के बॉम्ब से नहीं मरते हैं। इस तरह के बॉम्ब का उपयोग केवल आतंक करने के लिए, लोगों को डराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इस तरह के बॉम्ब को आतंक के हथियार के रूप में देखा जाता है। इसके माध्यम से केवल आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा होती है। आर्थिक क्षति कैसे होती है, तो जब किसी क्षेत्र में इस तरह का बॉम्ब गिरता है, वहां पर इसका विस्फोट होता है, तो वहां पर आसपास के क्षेत्र में, आसपास के बहुत ज्यादा क्षेत्र में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्षेत्र रहने लायक नहीं रह जाता, उस क्षेत्र को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है। दशकों तक उस क्षेत्र में कोई भी गतिविधि नहीं होती है और जब कोई क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो जाहिर तौर पर वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है और उस तरह से वहां पर आर्थिक क्षति देखने को मिलती है। ये कोई परमाणु हथियार नहीं होता है, कोई एटम बॉम्ब नहीं होता है और इसका प्रभाव भी उतना ज्यादा गंभीर नहीं होता है, इतना ज्यादा गंभीर प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलता है। जबकि जो एटम बॉम्ब होता है उसका बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव होता है, बहुत सारे लोगों की उसकी वजह से मौत देखने को मिलती है। इसके अलावा एटम बॉम्ब की तुलना में डर्टी बॉम्ब को जो बनाना होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी निर्माण प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा आसान होती है, क्योंकि इसके जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उपयोग किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये एलिमेंट्स, तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडिकल डिवाइसेस और कई इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट्स, इसमें पहला एलिमेंट्स है सीजियम 137, कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192। ये तीन तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो मेडिकल और इंडस्ट्रियल डिवाइसेस में उपयोग किए जाते हैं। अब ये जो मेडिकल और इंडस्ट्रियल डिवाइस होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है और इसी वजह से इनमें से इस तरह के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें चुराना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसे ही कई लोग इस तरह के एलिमेंट्स को चुराते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते हैं और आगे चलकर इस तरह के एलिमेंट्स का उपयोग डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। तो ये तो बात हुई डर्टी बॉम्ब क्या होता है। अब डर्टी बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उसकी बात करें तो हमने पहले ही बात की कि बम से होने वाली जो आर्थिक क्षति होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और कई कारकों पर निर्भर करती है, कई तरह के
फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से हैं फैक्टर्स? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही है कि किस तरह के विस्फोट का उपयोग किया जा रहा है। डायनामाइट का उपयोग किया जा रहा है या कोई दूसरा विस्फोट उपयोग किया जा रहा है, और वो विस्फोट कितना ज़्यादा गंभीर है। इसके अलावा किस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमने पहले ही बात की कि 3 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। पहला है सीजियम 137, कोबाल्ट 60 और इरिडियम 192। अब ये जो सीजियम 137 है, यदि किसी विस्फोट में, किसी बम में इसका उपयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव इन दो की तुलना में बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो यदि किसी बॉम्ब में, किसी डर्टी बॉम्ब में सीजियम 137 उपयोग किया गया है तो उसका प्रभाव कम रहेगा। यदि किसी दूसरे बॉम्ब में कोबाल्ट 60 या फिर इरिडियम 192 का उपयोग किया गया है तो इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके अलावा इस तरह के बॉम्ब में, जो डर्टी बॉम्ब होते हैं, उसमें रेडिएशन भी बहुत कम रहती है। रेडिएशन कम होने की वजह से मृत्यु और गंभीर बीमारी का जो खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। कई जानकार बताते हैं कि डर्टी बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन एक्सरे मशीन के ही बराबर होती है। यानी यदि आप अपना एक्सरे निकलवाने जाएंगे तो उस पूरे प्रोसेस के माध्यम से आपके ऊपर जो रेडिएशन आएगी वही रेडिएशन डर्टी बॉम्ब से भी आती है। यानी जाहिर तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रभाव कब होता है? तो प्रभाव तब होता है जब आप लंबे समय तक इस तरह के रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं। इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब यदि कोई एक व्यक्ति आपके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मारेगा तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यदि उसी पत्थर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाए, रेत जैसे टुकड़े कर दिए जाए, उसको रेत बना दिया जाए और फिर उस सैंड को आपके ऊपर फेंक के मारा जाए तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा। तो जाहिर तौर पर लेकिन उसका प्रभाव तब बहुत ज़्यादा होगा जब वो सैंड या फिर वो रेत आपके ऊपर बहुत लंबे समय तक मारी जाए तो उसका प्रभाव जाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के बॉम्ब के साथ भी यही स्थिति है। इस बॉम्ब का प्रभाव तभी होता है जब आप लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि यदि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता है तो आखिर इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम लीडर्स हैं वो इसको लेकर बयान जारी क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह के बम जो है उसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए किया जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए किया जाता है। इस तरह के बम का इस्तेमाल मुख्य तौर पर लोगों को डराने और भयभीत करने के लिए किया जाता है। सैनिकों को डराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सैनिकों के बीच डर पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब सैनिक डर जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो युद्ध के मैदान में कोई भी युद्ध लड़ने के लिए नहीं होगा तो कोई भी सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। जब सैनिकों के बीच ही डर पैदा हो गया है तो सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और जाहिर तौर पर युद्ध जीतने में सफलता मिलेगी, सहायता मिल सकेगी। तो ये तो बात हुई कि ये बम कितना खतरनाक होता है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल उठता है कि क्या पहले भी कभी इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है? तो नहीं, इस तरह के बम का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया। हालांकि इसके इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर की गई थी। मसलन साल 1995 में रूस के चेचन विद्रोहियों ने मॉस्को के एक पार्क में इस बम को रखा था, लेकिन समय रहते अथॉरिटीज़ को पता चल गया, अधिकारियों को पता चल गया और समय पर उस बम को डिफ्यूज़ कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा बम विस्फोट का प्रोसेस था वो विफल हो गया था। इसके अलावा साल 1998 में रूस के ही चेचन्या क्षेत्र में भी इस तरह का एक बम रखा गया था, लेकिन बाद में इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। इसके अलावा कई जानकार मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलकायदा और आईएसआईएस जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी संगठन हैं उनके द्वारा भी इस तरह के बम को बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि अभी तक वो इसमें सफल नहीं रहे हैं। उदाहरण के लिए साल 2002 में अमेरिका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो कि अलकायदा से संबंधित था। इसके अलावा साल 2004 में ब्रिटेन में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वो भी अलकायदा से संबंधित था और दोनों ही व्यक्तियों पर इस तरह के बॉम्ब को बनाने, डर्टी बॉम्ब को बनाने का आरोप लगाया गया था। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अभी तक कोई विस्फोट देखने को नहीं मिला है, लेकिन विस्फोट की कई कोशिशें ज़रूर की गई हैं। तो बात हुई कि किस तरह कब कब उपयोग किया गया। अब आगे अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके माध्यम से इस पूरे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि डर्टी बॉम्ब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि इसमें रेडियो एक्टिव तथ्यों यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कथन है कि इसका प्रभाव परमाणु बम की तुलना में अधिक रहता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से
सही है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन डी के मुताबिक दोनों ही कथन गलत है। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।